हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था वर्ण विचार। यहाँ पर आपने वर्णों के भेद पढ़े, साथ में वर्णों के यहाँ पर आपने स्वर जो है, दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के बारे में आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इससे पहले चैप्टर में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण जाना था। पहला जो आपका व्याकरण का चैप्टर था उसमें हमने ये जाना भाषा क्या होती है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है, और व्याकरण क्यों हम पढ़ रहे हैं ये हमने पढ़ा था। साथ में व्याकरण में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं ये सब आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था। यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं वर्ण विचार के बारे में। आपने भाषा के बारे में जाना कि भाषा जो है वाक्यों के मेल से, वाक्य आपके शब्दों के मेल से और शब्द आपके वर्णों के मेल से बने हैं। और ये वर्ण क्या होते हैं यही हम यहाँ जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। हम वर्ण कहें या अक्षर कहें एक ही बात है। ठीक है, तो वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड आप नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहा जाता है, आप उन्हें वर्ण कहेंगे या फिर अक्षर जिसका आप खंड नहीं कर सकते हैं। वर्णमाला आप समझ चुके थे, प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में बताया है। मैं इसको एक रिवीजन के तौर पर आप इसको जल्दी से पढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण हैं, जिसमें आपके 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, 33 आपके व्यंजन हैं, साथ में 2 अतिरिक्त वर्ण हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके 52 हमने वर्ण पढ़े हैं। और उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिनको आप बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के उच्चारित कर सकते हैं वे आपके स्वर कहलाते हैं। और यहाँ 11 स्वर हैं। स्वरों के भेद हमने किए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है और प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। तो ये आपके स्वरों के 3 भेद हो गए हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आप इसे पढ़ चुके हैं। साथ में हमने यहाँ पर पढ़ा आपको स्वरों की मात्राएं, कि जब आप किसी व्यंजन के साथ क्या करते हैं, स्वरों को जोड़ते हैं, तो स्वर को जो है आप उसका जो ओरिजिनल रूप है, जो उसका वास्तविक रूप है उसकी तरह नहीं, बल्कि स्वरों के चिन्ह जोड़ते हैं, जो कि जिनको हम मात्राएं कहते हैं। मात्राएं आप पहले से भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार से आप ये कर चुके हैं। अयोगवाह आप पढ़ चुके हैं। देखिए, 2 आपके अयोगवाह हैं, अंग और अह। तो ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर में आते हैं न ही व्यंजन में आते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। अनुस्वार क्या होता है, जिस वर्ण के उच्चारण करते समय वायु केवल आपके नाक से निकलती है। और अनुनासिक क्या होता है, जिसके उच्चारण में वायु आपके नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। तो जब आप पंख कहेंगे तो आपके सिर्फ नाक से वायु बाहर निकलेगी, लेकिन जब आप आंख कहेंगे तो आपके नाक और मुख दोनों से ही वायु बाहर निकलेगी। तो ये आपका अनुनासिक है। यहाँ पर आपको विसर्ग बताया है। विसर्ग का जो उच्चारण है वो आधा ह की तरह किया जाता है। तो यह स्वर नहीं है, लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह से लिखा जाता है। जैसे अतः, तो अतः जो ये विसर्ग है ना, इसे आधा ह की तरह आप उच्चारित करते हैं। फिर यहाँ प्रातः, स्वतः, प्रायः, शनैः। आगत ध्वनि जो आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं उनको जब आपने हिंदी भाषा में प्रयोग किया है, और जैसा का तैसा, यानी कि जैसा वो अंग्रेजी में था हमने हिंदी में उसको ऐसे ही प्रयोग कर दिया है। ऐसे शब्दों के ऊपर आगत आधा चंद्रमा लगता है, बिंदी नहीं लगती है यहाँ पर, तो इसे आगत ध्वनि। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु आपके सिर्फ नाक से निकलेगी और अनुनासिक के उच्चारण में वायु आपके नाक और मुख दोनों से बाहर निकलेगी। ठीक है, अब आज की क्लास में हम व्यंजन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हम व्यंजन क्या होते हैं, और तो सभी बच्चे हेडिंग डालिएगा व्यंजन। तो ये सारी बातें आप इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, स्वरों के बारे में, साथ में अयोगवाह के बारे में। चलिए, तो आइए हेडिंग डालिएगा व्यंजन। स्वर पढ़ चुके हैं, व्यंजन। तो आपने क्या पढ़ा,
वर्ण के दो भेद, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। इसे हेडिंग डालिएगा। अब स्वर का की परिभाषा आपने क्या पढ़ी थी? जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से आप जिनका उच्चारण कर सकते हैं, वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब सॉरी, वे आपके स्वर कहलाते हैं। अब व्यंजन की हम परिभाषा देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजनों का जब आप उच्चारण करेंगे, यहाँ आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी, उन्हें व्यंजन कहते हैं, और इनके उच्चारण में वायु थोड़ा रुककर मुख से बाहर निकलती है। यानी आपके मुख में थोड़ी सी, आप बिल्कुल मिनी सेकेंड के जो है आपके मुख के अंदर क्या होगी, वायु आपके मुख के अंदर रुकेगी और फिर बाहर निकलेगी। और हिंदी में आपके 33 व्यंजन हैं, ठीक है, और 4 आप जानते हैं संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ देखिए आप, व्यंजनों के भेद हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने स्वरों के भेद किए, व्यंजनों के भी भेद होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए किन किन आधारों पर इसके भेद किए गए हैं। देखिए आपके पास, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि आपकी क्लास में जो है, क्लास 9th या क्लास 11 से क्या होता क्या है, आप क्लास 9th के ही बच्चे रहते हैं, लेकिन या क्लास 10th के ही बच्चे, सारे बच्चे आप 10th से जब आप 11th में जाएंगे तो आपको जो है सभी बच्चे आप 11th के होंगे। लेकिन वहां पर देखिए आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज करते हैं। फिर वहां से कुछ बच्चे आर्ट्स में चले जाते हैं, कुछ साइंस में चले जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो है भेद हो जाता है, मतलब उनको जो है हमने अलग अलग कर दिया कि भाई ये आर्ट्स वाले हैं तो वो 11 के ही बच्चे, क्लास 11 के ही बच्चे हैं, लेकिन हमने वहां उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर भी देखिए है ये व्यंजन ही है। व्यंजनों को जो है वो किस आधार पर, जैसे हमने वहां सब्जेक्ट के आधार पर उन क्लास 11th के बच्चों को अलग अलग कर दिया है कि भाई ये साइंस के बच्चे हैं, ये आर्ट्स के बच्चे हैं। ऐसे ही ये 33 व्यंजन तो आपके हैं, लेकिन देखिए दो आधारों पर भी इसके क्या हो जाते हैं, भेद हो जाते हैं, ठीक है। कैसे? यहाँ पर सबसे पहले स्पर्श के आधार पर, यानी कि आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, आपके मुख के अंदर, आपके मुख के कौन से भाग कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहे हैं। पहला तो ये हो गया। श्वास मात्रा के आधार पर, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते समय आपके मुख से कितनी श्वास की मात्रा बाहर निकल रही है, इस आधार पर भी इसके भेद हुए हैं। तो पहला आप लिखेंगे स्पर्श के आधार पर। तो देखिए स्पर्श के आधार पर भी व्यंजनों के 3 भेद हैं। बहुत ध्यान से हम देखेंगे, बाद में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि व्यंजन के 2 आधारों पर भेद हुए हैं, स्पर्श के आधार पर, श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर भी इसके 3 भेद हैं, जिसमें पहला स्पर्श के आधार पर होगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन। 3 इसके यहाँ पर भेद हैं। चलिए लिखिएगा इसे भी कि स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए अब आप लिखिएगा पहला स्पर्श के आधार या स्पर्श व्यंजन। तो देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जो जीभ है, आपकी जो जीवा है, आपके मुख के विभिन्न भागों से, कौन कौन से भाग आपके मुख के अंदर होते हैं। आपके मुख के सबसे नीचे देखिए यहाँ आपका कंठ होता है, जिससे आप आवाज निकालते हैं, है ना। तो सारी आवाज आपके कंठ से नहीं आती है, ठीक है। कई शब्द, कई जो वर्ण हैं उनका उच्चारण आपको अपनी जीभ से जो अन्य भागों से भी टच करना पड़ता है। तो कुछ वर्णों का उच्चारण तो आपके कंठ से होता है, ठीक है। जैसे आप क, ख, ग, घ, ग, तो ये आपका क्या है, कंठ व्यंजन, क्योंकि आपने कंठ से इनका उच्चारण किया है। फिर कुछ आपकी जीभ जो है आपके मुख के अंदर तालु होता है, तालु स्थान होता है। मैं बताऊंगी कहाँ होता है। देखिए यहाँ से मैं आपको मुख खोल के नहीं बता सकती, लेकिन जब आप उच्चारण करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे ये आपका कंठ है, ये आपका तालु है, ये आपका मूर्धा है, आपका दांत है, आपके होंठ, दांत होंठ तो सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मूर्धा और जो आपका तालु है ये आपको यहाँ से समझाएंगे।
तो आपके मुख के अंदर जो है वो विभिन्न भागों को स्पर्श करती है आपकी जीभ, और इन व्यंजनों का उच्चारण होता है, उन्हें आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और यहाँ पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। आप जानते हैं, आपने 5 वर्ग पढ़े हैं हिंदी वर्णमाला में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो 5 आपके यहाँ वर्ग हैं। क वर्ग में आपके 5 वर्ण हैं, च वर्ग, हर वर्ग में आपके 5-5 वर्ण हैं। अब उच्चारण कीजिए। पहले तो आप इन सभी वर्गों को लिखें, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसकी भी कुछ विशेषता है जो यहाँ पर भी लिखी हुई है कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को आप पंचम वर्ण कहते हैं, इनको पंचम वर्ण कहा जाएगा। प्रत्येक वर्ग का जो नाम है उनके प्रथम वर्ण के आधार पर ही रखा गया है। इसका क पहला वर्ग है, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। इसका दूसरा च इसका प्रथम वर्ण है, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ऐसे ही ट इसका प्रथम वर्ग है, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है, त और प वर्ग। तो ये 5 जो है वर्ग हैं। 5वें वर्ग को, वर्ण को आप पंचम वर्ण कहते हैं, और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। अब उच्चारण कीजिए क वर्ग का, क ख ग घ अंग। तो अंग में देखिए आता तो इसी वर्ग में है ये आगे जो है आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे फिर हम इसे और इसका भेद करेंगे कि अंग क्या है, पंचम जो वर्ण है इनका भी हम आगे, अभी आपको आपके सिलेबस में इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है कि आप इतना जानें, क्योंकि आगे भी हमें यही चीजें पढ़नी है, तो उस वहां पर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क वर्ग, आप इसका उच्चारण कीजिए, क ख ग घ तक कीजिए, क ख ग घ, क ख ग घ, क ख ग घ, क ख ग घ। तो इसका उच्चारण आपके कंठ से, क आपकी जीभ अंदर को जा रही, क ख ग घ। ठीक है, तो आपके कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है, तो इसे कंठ कहा जाएगा। ये कंठ प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा या वर्ण हो जाएगा। फिर आप देखिए च वर्ग, च छ ज झ य। अब आते हैं आपका तालु स्थान। आपकी जीभ, आप 5 बार इसका उच्चारण कीजिए इस वर्ग का, और महसूस कीजिए कि ये आपका क्या है, जहां आपकी जीभ टच करती है इस समय, च वर्ग का उच्चारण करते समय, वो आपका तालु है। आपके मुख के अंदर उसे हम तालु कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका तालु स्थान है। ठीक है, और आप बेटर महसूस कर पाएंगे जब आप इसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण के साथ आपको पता चल जाएगा ये आपका तालु स्थान है। फिर हम बात करते हैं ट वर्ग की, ट ठ ड ढ ण। तो ये जो स्थान है इसका भी आप 5 बार उच्चारण करेंगे, और 5 बार उच्चारण करने पर आप जिस स्थान पर आपकी जीभ क्या हो रही है, टच हो रही है, वो स्थान है आपका मूर्धा। तो इनको हम कहते हैं मूर्धा, मूर्धन्य। ठीक है, पहला कंठ, दूसरा आपका तालव्य, तीसरा आपका मूर्धन्य। अब आता है आपका चौथा ट वर्ग। क्या आया है, ट वर्ग। फिर से 5 बार इसका भी उच्चारण करेंगे सभी बच्चे अपने मुख के अंदर साइलेंटली। आप त थ द ध न महसूस कीजिए, आंख बंद कीजिए, महसूस कीजिए, त थ द ध। तो आपको महसूस होगा कि आपकी जीभ इस समय आपके दांत को महसूस टच कर रही है। ठीक है, आपकी जीभ आपके दांत को टच कर रही है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, दंत पे है, आपके दांतों पर है। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं दंत। ठीक है, और फिर आता है आपका प वर्ग। फिर से उच्चारण करना है 5 बार आपको, प फ ब भ। और इसमें आपको 5 बार करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जीभ जो है आपके मुख से प फ ब भ म। ठीक है, इन 5 वर्ग के बारे में, तो ये आपके ओष्ठ को यानी आपके होंठों को स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए इस वर्ग को कहा जाता है ओष्ठ। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर बड़े लिखना भी है। ठीक है, और साथ में इसको समझना भी है। आई बात समझ में? व्यंजनों के हमने भेद किए। व्यंजनों के यहाँ पर 2 स्पर्श के आधार पर, यानी किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय आपकी जीभ कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है, पहला। दूसरा हम आगे पढ़ेंगे श्वास मात्रा के आधार पर,
किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास की आपके मुख से जो आप श्वास लेते हैं कितनी मात्रा आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, इस आधार पर। फिर से स्पर्श के आधार पर यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, 3 इसके भेद फिर से हुए हैं। पहला भेद है स्पर्श व्यंजन, अर्थात जब आप किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं आपकी जीभ आपके मुख के विभिन्न भागों से क्या करती है, टकराती है, उसको स्पर्श करती है, उसको टच करती है और तब जाकर के इन वर्णों का उच्चारण होता है। बहुत ध्यान से आपको समझना भी है और साथ में इसे लिखना जरूर है। आप यहाँ समझेंगे, लिखा रहेगा, आप दोबारा घर में जाके उसे रिकॉल करेंगे तो आपको ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो जिनको समझ में आ गया है वो इसे लिख लें, नहीं आया है मैं फिर से बताऊंगी, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है, अदरवाइज आप अपनी फिर यहाँ पर अब देखें हमने क्या कहा था कि आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, आपकी जीभ आपके मुख के अंदर विभिन्न भागों, कौन कौन से आपके भाग होते हैं, आपके कंठ हो गया, फिर आपके मुख के अंदर जो है तालु है ऊपर, कंठ को आपका स्पर्श, कंठ से एक वर्ण की इन वर्णों का जो है उच्चारण होगा, फिर आपके जीभ जो है आप तालु को स्पर्श करेगी, फिर मूर्धा को करेगी, आपके दांतों को करेगी, आपको होठों से जो है आप कुछ वर्णों का उच्चारण होगा। इस आधार पर यहाँ पर क वर्ग का उच्चारण क ख ग घ इस प्रकार से आप करते हैं। आगे अंग जो है इसका हम आगे भेद करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम इसी में ही रखते हैं, ठीक है। तो क ख ग तो उच्चारण करें, सभी बच्चे उच्चारण करें और देखिए आपके कंठ से आवाज आ रही है, फिर आप च छ ज झ य इस प्रकार से करेंगे तो ये आपकी जीभ जहां स्पर्श कर रही है वो है आपका तालु स्थान, आपके मुख के अंदर उसे तालु कहा जाएगा। और फिर ट वर्ग की हम बात करते हैं, ट ठ ड ढ ड़, तो जिस स्थान पर आपकी जीभ इन वर्णों का उच्चारण करते समय टच कर रही है, उसे छू रही है, वो आपका क्या है, मूर्धा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, हैंड रेज कीजिए आवाज समझ में आ रहा है तो। यही गजरौला, बेटा आपको आवाज आ रही है, यही गजरौला, आप लोगों को आवाज आ रही है? चलिए बहुत अच्छे, आप ही बात कर लीजिए, माइक क्यों पास कर रहे हो आप? यस मैम। चलिए आप थोड़ा कैमरे के सामने आइए। हाँ जी, चलिए अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मीना। अच्छा मीना है आपका नाम, ठीक है। मीना कौन सी क्लास के हो आप? 6। 6 क्लास के, समझ में आया आपको? यस मैम। अच्छा चलिए मुझे व्यंजन बताइए, व्यंजन क्या होते हैं? चलिए कोई नहीं, आप प्रॉपर बोल नहीं पा रहे हैं, आपको प्रॉपर कोई परिभाषा नहीं बतानी है, जितना आप समझे उतना बताइए, ठीक है। चलिए मैम व्यंजन मतलब ख, का, ख, क्या, ये मैम। ठीक है, लेकिन हम इसकी पहचान कैसे करें? स्वर जानते हैं आप, स्वर क्या होता है? यस मैम। स्वर क्या होते हैं? बस अच्छा आप मुझे ये बताइए, मैंने कहा आपसे अभी, इससे पहले मैं यही डिस्कस कर रही थी कि आपने कहा, आप मुझे पता क्या बता रहे हो, आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप साइंस लोगे या आर्ट लोगे, ठीक है, तो आप ही क्लास के बच्चे जो है एक साइंस के हो जाएंगे और आर्ट्स के हो जाएंगे। आप मुझे उन बच्चों का नाम बता रहे हो कि ये साइंस के बच्चे हैं, इसका नाम अभिनय है, ये रोहित है, आप मुझे ये नहीं बता रहे कि ये साइंस वाले क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने साइंस सब्जेक्ट लिया है। आप मुझे व्यंजनों के वर्णों के नाम बता रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि व्यंजन क्या है। अब मैं कह रही हूँ साइंस वाले बच्चे हैं, यानी कि उनके पास साइंस सब्जेक्ट है ना। यस मैम। बेटा व्यंजन एक बात सुन लीजिए, कोई नहीं, मैं समझ रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप आगे आए हैं यानी आपको समझ में आया है, ठीक है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। व्यंजनों को आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं, यानी
व्यंजन के उच्चारण में, यानी कि उनको बोलने में आपको किसी वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, यही है। यस मैम। स्वरों के उच्चारण में आपको किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन के उच्चारण में आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है बच्चे। जैसे हमने Yes, यहाँ ma'am. क की बात करी, क, तो ये जो क है ये किस किस से मिलकर बना है बच्चे? यस मैम। किसी को आता है? आता है। अब तुझे आता है? इसको आप तोड़ सकते हैं, मैम कृष्णा। वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। हाँ बोलिए, कौन कौन किस किस वर्ण से मिलकर बना है ये? आपने कहा मुझे कि यस मैम। क आपका व्यंजन है। आपने बिल्कुल सही कहा, क आपका व्यंजन ही है। मैंने परिभाषा बताई कि ये जो है स्वतंत्र नहीं है, इसमें स्वर जुड़ा है। अब आप मुझे बताइए कौन सा स्वर जुड़ा है इसमें? वेरी गुड, स्वर जुड़ा है। तो जब आप इसको भेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो ये जो क है ना, ये इस प्रकार से हलंत के साथ अर्धन अ। ठीक है मीना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। तो इन्होंने कहा कि व्यंजन, ठीक है आपको समझ। चलिए, तो क जो है वो हलंत के साथ क, यानी कि ये स्वर रहित है, और जब इससे आप अ को अलग कर देंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आप माइक रख लीजिए, गजरौला आप रख लीजिए, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, और साथ में आप इसे स्पर्श व्यंजन को सभी बच्चे नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि अभी समझ में आपको आया है। अगर आपके पास नोट होगा तो फिर आप घर जाकर भी देख सकते हो। सभी बच्चे नोटबुक निकालिए और जल्दी से इसे लिखिएगा। चलिए, तो व्यंजन जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, जिनका बोलने में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं आप कि जिनका उच्चारण करने में आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। और उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे क जो व्यंजन है ये क और अ से मिलकर बना है। ठीक है ना, तो ये दो व्यंजन, दो वर्णों के मेल से बना है क। ठीक है, इसलिए इनको उच्चारण करने में स्वर की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चे, गजरौला फ्रंट सीट में कौन बैठा है टोपी पहन के? आप लिख क्यों नहीं रहे हो? फ्रंट सीट में आपकी नोटबुक कहाँ है बच्चे? चलिए, आप नीचे क्यों रख रहे हो? ऊपर रखिए, टेबल में रखिए। ठीक है, चलिए। GIC जहाज, आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े करें, आवाज आ रही है तो। GIC जहाज, चलिए। बस मुझे ये पूछना है, आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? आप डरिए मत, मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं कर रही हूँ, आप डरिएगा नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ आप कौन सी क्लास के, ताकि मुझे पता चले कि आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं। प्रश्नों से डरना नहीं है। जिस दिन आपने हिम्मत करी आगे आने की, तो उस दिन से आप फिर पीछे ना होगे कभी भी। ठीक है, जो बच्चा आगे आता है वो हमेशा आगे ही जाता है, और जो पीछे छुपता है वो हमेशा पीछे ही जाता है। फिर उसे डर उसके मन में बैठ जाती है कि कहीं कुछ कुछ होता है क्या। अगर आप बात कर लेंगे और आपसे प्रश्न किया जाए, नहीं भी आता है, और भी तो बच्चे हैं आपकी क्लास में जिनको नहीं आता है, वो भी तो ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जो बच्चा आगे आता है, इसका मतलब उसके अंदर हिम्मत है, तो वो बच्चा कभी पीछे जाने वाला नहीं है फिर। ठीक है, तो एक दिन आप आगे आएंगे तो हमेशा आगे ही रहेंगे, तो डरिएगा नहीं। और ये आपने सभी जो है यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। कल की क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप घर में भी इसको जाकर देखिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।